यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर ये रहेगा, ये तीसरा नंबर टेस्ट है फुल लेंथ, ठीक है। तो अभी हम लोग ने पहला देखा था, ठीक है, और दूसरा ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर कर भी चुके हैं, पहले दूसरा कर चुके हैं, पहला हमने कल कराया था और परसों भी 2 बार में कराया था इसको। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे टेस्ट नंबर तीसरा रहेगा। नेक्स्ट है इसका फुल लेंथ यहाँ पर तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या इसके क्वेश्चन है, और हम लोग सुबह मॉर्निंग में डिस्कस कर चुके हैं। विजन है इसके यहाँ पर जो 20 यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं 20 टॉपिकों के, वो हम लोग ने यहाँ पर कवर किए हैं, ठीक है। मिनी टेस्ट की तरह से विजन का क्लास का, उसमें इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो चैप्टर होते हैं हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट के, वो सब स्टैटिक का पेपर है पूरा, राइट। तो यहाँ पर स्टैटिक सब्जेक्ट अभी अपने अच्छे कर सकते हो, कम से कम यहाँ से जितना भी अभी बचा है दिन उसमें से कम 20-20 क्वेश्चन अगर 20-25 मिनट दोगे आप, तो एक अच्छे से टॉपिक आपके रेडी हो जाएंगे वहाँ से, ठीक है। तो जो छूटते चले वो सब आपके वहाँ से कवर होते चलेंगे, हर सब्जेक्ट के मैं करा रहा हूँ। और आज 19वां नंबर पेपर था वो, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं फुल लेंथ यहाँ पर तीसरा। पहला नंबर है, यदि राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत अंतर्गत राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करते हुए एक प्रस्ताव पारित करती है, तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा। देखो परिणाम ये होगा कि बोला है कि ऐसे विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रत्येक सदन को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत पारित होना चाहिए। गलत है, क्योंकि संसद को अधिकृत करने के लिए राज्यसभा को पारित संकल्प के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और राज्यसभा द्वारा इसे अधिकृत संकल्प को पारित करने के पश्चात वास्तविक विधायी विधेयक संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, और ठीक उसी तरह जैसे समान कानून पारित किए जाते हैं। पहला गलत है। सेकंड, ऐसा कानून संसद द्वारा निरस्त किए जाने तक प्रभावी रहता है। सेकंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 249 के तहत बनाए गए कोई भी कानून स्थायी रूप से स्पष्ट रूप से निरस्त किए जाने तक लागू नहीं रहता है। तीसरी बात है, प्रस्ताव में प्रभावी रहने के दौरान राज्य विधानमंडल उस विषय पर कानून नहीं बना सकती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि राज्य विधानमंडल अपनी विधायी शक्ति नहीं खोता है, और राज्य अभी भी उसी विषय पर कानून बना सकता है। यदि राज्य कानून संसदीय कानून को विरोधाभास करता है तो असंसदीय कानून ही मान्य होगा। तीनों बातें गलत हैं। आंसर पूछे सही कौन सा होगा, डी, कोई सही नहीं है, डी नहीं, तीनों तो गलत हो गए, है ना। तो इसका आंसर होना चाहिए कौन सा इसका परिणाम होगा। देखो तीनों बातें गलत है, इसमें पूछा सही कौन सा है, तो इसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर तीनों सही नहीं होते। स्टेटमेंट थोड़ा सही कर लेना है अपना, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट यहाँ से गलत है इसके, ठीक है। स्टेटमेंट अपना ठीक कर लो कि यहाँ पर कोई सही नहीं है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, देखो कभी कभी स्टेटमेंट यहाँ पर जो प्रिंट करते हैं ना ऊपर नीचे हो जाता है, इसको सेट करने में PDF को, तो हो सकता है कि जो यहाँ पर प्रिंट छपा होगा टेस्ट तो ऊपर नीचे हो गए होंगे, किसी और में छप गए होंगे वो, ठीक है। तो स्टेटमेंट को ध्यान में नहीं रखना है, आपको जो मैं बताता चलूँ आपको यहाँ से टिक करना है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शून्यकाल के संबंध में विचार करना है। शून्यकाल दोनों सदनों में संसदीय बैठक के पहले घंटे को संदर्भित करता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि शून्यकाल संसद के जो शून्यकाल जो होता है ये संसद सदस्य हैं उनके बिना किसी पूर्व सूचना मामले में उठाने का एक अनौपचारिक साधन होता है। इसका उल्लेख सदनों में कार्रवाई के नियमों में नहीं होता है, और ये संसदीय प्रक्रिया में भारतीय नवाचार का 1962 में अस्तित्व में है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर शून्यकाल जो होता है, प्रश्नकाल लोकसभा में बैठक का पहला घंटा होता है, न कि शून्यकाल का होता है, ठीक है। प्रश्नकाल विपरीत शून्यकाल का उल्लेख सदनों के संचालन को नियम में नहीं होता है, सही बात है। तीसरा, शून्यकाल के दौरान उठाए गए प्रश्नों में का उत्तर देने का सरकार बाध्य नहीं होती है, एकदम सही बात है, क्योंकि प्रश्नकाल के दौरान जो सरकार उत्तर देना अनिवार्य करती है, लेकिन शून्यकाल में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, मतलब ये बात सही है ना, गलत नहीं है, क्योंकि शून्यकाल के दौरान ऐसा यहाँ पर कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्नकाल होगा उसमें बात होना पड़ेगा, तो बात सही है। तीसरा सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। 2 और 3 सही है, पहला गलत है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से संवैधानिक पदाधिकारों के बारे में विचार करना है। संघ का कैबिनेट मंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, भारत का प्रधानमंत्री। इनमें से कितने पदाधिकारियों को पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के संविधान की रक्षा जो संरक्षण है, रक्षा संरक्षण उसका समर्थन करने की शपथ लेना आवश्यक होता है। आंसर हो जाएगा तीसरे का। एक तो देखो पहली बात जो यहाँ से देखते हैं, इसमें पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि संघ का कैबिनेट मंत्री, ये गलत होगी, मंत्री संविधान की तीसरी सूची के अंतर्गत शपथ लेता हुए भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से रखने की, भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का शपथ लेता है। सेकेंड बात, भारत का राष्ट्रपति यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 60 के तहत पद की कर्तव्यों की श्रद्धापूर्वक निर्वहन करने को लेकर के यहाँ पर शपथ लेते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति, ये यहाँ से गलत होगा, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69 के अंतर्गत
उपराष्ट्रपति की विधि द्वारा स्थापित भारत में संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा शपथ लेता है। ठीक है। राज्य का राज्यपाल यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि 159 के तहत ये अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार यहाँ पर परीक्षण संरक्षण प्रतिरक्षण करने को लेकर के शपथ लेगा। 5वां भारत का प्रधानमंत्री, ये गलत है क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेता है और इसलिए यहाँ पर तीसरी अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल में सभी समान शपथ ले देंगे और यहाँ पर इसमें वह संविधान की सच्ची प्रतिनिष्ठा की शपथ लेता है, ना कि परीक्षण की संरक्षण की। आंसर क्या होगा? तीसरे का बी करेक्ट है। कौन कौन सा? 5वां तो गलत है ना, तीसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, तो 2 और 4 इसका आंसर होगा ना, 2 और 4। हाँ ठीक है, 2 और 4 बी, यहाँ से 2 बातें इसकी करेक्ट हो जाएंगी। आगे आते क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान के आपातकालीन जो प्रावधान है उसके बारे में विचार करना है। पहला, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानमंडल भंग कर दिया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ये कार्य करता रहता है। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय आपात जो होता है अनुच्छेद 352 के दौरान राज्य विधानमंडल कार्य करना जारी रखता है, और यद्यपि संसद राज्य कानून की सूची में शामिल विषयों को बनाने पर समवर्ती सूची शक्ति प्राप्त होती है तब। ठीक है, पहला गलत है। सेकंड, राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल दोनों के दौरान राज्य कार्यपालिका को हटा दिया जाता है। सेकंड बात भी गलत, क्योंकि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य कार्यपालिका जो होती है ये मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली परिषद होती है। ठीक है, और ये पूरी तरह से भंग कर दी जाती है, और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य कार्यपालिका को भंग नहीं किया जाता है और ये अपना कार्य जारी रखती है, पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण के निर्देशन में आ जाती है। तो ये बात गलत हो जाएगी। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा, राष्ट्रपति शासन के दौरान मौलिक अधिकार अप्रभावित रहते हैं, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा चौथे का? एक बात करेक्ट है इसकी, कौन सी? सिर्फ तीसरी वाली, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अंतर्गत यदि भारत सरकार का कोई कार्य मंत्रिमंडल सचिवालय को आवंटित किया जाता है तो उसे निम्नलिखित में से किसे आवंटित माना जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह माना जाएगा किसको? प्रधानमंत्री को। ठीक है, मंत्रिमंडल सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है और भारत सरकार के नियम 1961 के अनुसार इस सचिवालय को आवंटित कोई भी विषय या कार्य प्रधानमंत्री को आवंटित माना जाएगा। 5वें का सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, जिला योजना समिति के बारे में विचार करना है। जिला योजना समिति एक संवैधानिक निकाय है। पहले का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जिला योजना समिति एक संवैधानिक निकाय, इसकी स्थापना भारत में संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत की गई थी, जिसे 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। पहला सही है। सेकेंड है, इसे प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं का समेकन करने के लिए गठन किया गया था। सेकंड भी करेक्ट होगा। तीसरा है डीपीसी मतलब यहाँ पर जिला योजना समिति के सदस्यों के यहाँ पर कम से कम 4 से 5वां भाग 4/5 जिला पंचायतों और नगर पालिकाओं को निर्वाचित सदस्यों को चुना जाएगा। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? एपी करेक्ट है। सही आंसर क्या होगा? सही हो जाएगा आपका 1, 2, 3 सभी करेक्ट हैं। छठे का आंसर डी। क्वेश्चन 7 है, यदि अंतिम उपभोग व्यय और निवेश का संयुक्त योग किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? आंसर हो जाएगा 7वें का करेक्ट आंसर। ये निकाल सकते हैं, इसमें से कोई निष्कर्ष नहीं। पहली बात तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर देश का निर्यात उसके आय से अधिक हो जाएगा। गलत है, क्योंकि देश का निर्यात उसके आय से कम होगा, अधिक नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड बात है, देश का पूंजी खाते में अधिशेष होगा। सेकेंड बात भी गलत, क्योंकि आयात और निर्यात से अंतर होने की स्थिति में चालू घाटा को दर्शाता है। यद्यपि इसकी भरपाई पूंजी अंतर्वाह से हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि यहाँ पर पूंजी खाता अधिशेष ये वास्तविक वित्तीय प्रवाह होगा और भुगतान संतुलन की स्थिति पर निर्भर करेगा। दोनों बातें गलत हैं। आंसर क्या होगा? 7वें का। कठिन क्वेश्चन है। ठीक है, डी करेक्ट होगा। कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की चीनी नीति के संबंध में विचार करना है। चीनी नीति मूल्य निर्धारण के ढांचे के बारे में विचार करना है। गन्ना और चीनी दोनों ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आते हैं। पहली बात यहाँ से एकदम करेक्ट है। सेकेंड बात है, उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी वह न्यूनतम मूल्य है जिसे चीनी मिलों को गन्ना खरीदने के लिए किसानों को देना होता है। सेकेंड बात भी करेक्ट होगा। भारत सरकार चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य एमएसपी निर्धारित करती है ताकि उन्हें मिली उत्पादन जो होते हैं उनकी न्यूनतम लागत की पूर्ति कर सके और किसानों को बकाया भुगतान कर सके। तीसरी बात भी करेक्ट है। 1, 2, 3 डी यहाँ से आंसर होगा। सभी स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित पर विचार करने कथन 1, यदि राजकोषीय घाटा परिवर्तित रहता है तो प्राथमिक घाटा कम
कभी सरकार की वर्तमान वित्तीय स्थिति सुधार को दर्शाती है। 9 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से एकदम करेक्ट है। पहली बात यहाँ पर जो राजकोषीय घाटा बढ़ते जाता है तो प्राथमिक घाटा कमी सरकार की वर्तमान वित्तीय सुधार को दर्शाती है, एकदम सही बात है। सेकंड बात है जो कारण बोला है आर, ये बोला है कि प्राथमिक घाटे में राजकोषीय घाटे से पुराने ऋण पर ब्याज भुगतान को शामिल नहीं किया जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है, गलत नहीं है। दोनों बातें करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक घाटे में राजकोषीय घाटे से पुराने ऋणों पर ब्याज भुगतान करके शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन 10 है, भारत में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के संबंध में विचार करना है। सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबंधित है। पहला 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा क्योंकि सरकारी मार्ग से अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग निवेश को विशेष रूप से 20% तक अनुमति होती है। पहला गलत। सेकंड, निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग के माध्यम से 49% तक अनुमति होती है। सेकंड बात सही है। तीसरा, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है लेकिन केवल सरकारी मार्ग से। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां और क्रेडिट सूचना कंपनियां दोनों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए 100% स्वचालित मार्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? केवल 2 सही है ना? केवल 2 सही होगा। 10वें का केवल 2 सही तो एक बात मानी जाएगी। केवल 2 मत मारते ना, केवल 2। केवल 2 का मतलब है केवल 2 कथन। केवल 2 कथन मतलब देखो, एक कथन 3 कथन है। ठीक है, 3 दे रखे हैं, 3 में केवल एक बात हमारी करेक्ट है। कौन सी? 2 नंबर की, ये वाली बात। ठीक है, तो ये बात यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, एग्जाम हॉल में थोड़ा सा मिस्टेक करेगा ये। केवल 2, केवल 2, केवल 3, वहाँ पे दिमाग नहीं चलता। वहाँ लगता है केवल 2 का मतलब केवल 2 ये बोल रहा है ना? केवल 1, केवल 2, 2 हो गए, केवल 3 मतलब 3 हो। ठीक है, आगे आते हैं 10वें का क्या होगा? एक यहाँ से आंसर होगा, एक स्टेटमेंट मतलब कौन सा? दूसरा वाला। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सुविधा नहीं है? वित्तीय सुविधा इसमें से नहीं है, कौन सी? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। सोचो आप, इनमें से कौन सी नहीं होगी, थोड़ा सा माइंड लगाओ अपना। देखो जो आंसर हो जाएगा 11वें का करेक्ट आंसर ये होगा आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था। इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था एक वित्तीय ढांचा है जिसे ब्रिक्स देशों द्वारा 2014 में स्थापित किया गया था और ये ब्रिक्स के पहले न की IMF की सुविधा का। ठीक है, इसका उद्देश्य अल्पकालिक भुगतान संतुलन दबाव का सामना करने जो सदस्य देश हैं उसमें अल्पकालिक और आपातकालीन तरलता को सुनिश्चित प्रदान करते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ से आगे आते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 भुगतान संतुलन के संबंध में विचार करना है। स्वैत लेन देन को लाइन के ऊपर आइटम बनाता है और ये कुल भुगतान संतुलन की स्थिति स्वतंत्र होती हैं। 12वें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन स्वैत लेन देन का आता है और जब ये लेन देन भुगतान संतुलन के अंतर को बांटते या भरते हैं अलावा किसी अन्य कारण जैसे कि लाभ कमाने को लेकर के, है ना, ऐसे तो ये भुगतान संतुलन पर निर्भर नहीं होते और ये भुगतान संतुलन में ऊपर की श्रेणी में लेन देन का आता है। ठीक है, पहला सही है। सेकेंड, अनुकूल लेन देन को लाइन के नीचे आइटम बनाता है और ये कुल भुगतान संतुलन को अंतर को निर्धारित करते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी। ठीक है, ये भी थोड़ा सा एक घुमावदार क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 12वें का 1 और 2 सी आंसर स्टेटमेंट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 13, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में विचार करना है। केंद्रीय बैंक द्वारा नई मुद्रा छापने से मौद्रिक आधार बढ़ता है लेकिन ये सीधे मुद्रा गुणक को नहीं बदलता है। 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, केंद्रीय बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात CRR में कमी करने से मुद्रा गुणक बढ़ता है लेकिन सीधे तौर पर मुद्रा आधार को नहीं बदलता है। ये सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से एकदम सही हैं इसकी। ठीक है, दोनों बात सही, तो आंसर क्या होगा? 13 का आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या? सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं, देखते हैं इसको। 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले कि भारतीय शेयर बाजार जो है इसमें वर्तमान में T+2 निपटान चक्र का अनुसरण करता है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर 27 जनवरी 2023 से भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध सभी यहाँ पर जितने शेयर हैं उसमें T+1 निपटान चक्र जो है सेटलमेंट यहाँ पर साइकिल लागू किया गया, जिसका अर्थ होता है कि लेन देन तारीख के एक कारोबारी दिन के तहत यहाँ पर निपटान किया जाएगा। पहला गलत होगा। सेकेंड है T+0 निपटान चक्र वैकल्पिक आधार पर उपलब्ध होगा। सेकेंड बात करेक्ट है क्योंकि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी ने मार्च 2024 में एक वैकल्पिक T+0 उसी दिन निपटान चक्र शुरू किया जाएगा
और शुरुआत के यहाँ पर 25 शेयरों के लिए बीटा संस्करण के रूप में लॉन्च किया जाएगा। इसे 31 जनवरी 2025 को बाजार पंजीकरण के आधार पर शीर्ष 500 शेयर में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। सेकेंड बात करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन 15 है, मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के संबंध में विचार करना है। उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संरक्षण में प्रतिरक्षा विफलता का प्राथमिक कारण सहायक टी कोशिकाओं का ह्रास होगा। पहला 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है, मारक टी कोशिकाएं विषैली कलिकाओं को निर्मुक्त करके संक्रमित जो कोशिकाओं को और अर्बुद को नष्ट कर देती हैं। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट जो होती है TCL है ना, CTL इनके रूप में भी जानी जाती है। और ये मारक टी कोशिकाएं जो होती हैं ये किलर सेल्स CD8+ संक्रमित घातक कोशिकाओं को नष्ट करती हैं, जिससे साइटोकाइन स्रावित करने पर और साइटोकाइनेस कणिकाओं को नष्ट करने जैसी प्रक्रिया उपयोग करती है। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात भी करेक्ट है, पहला भी सही हो जाएगा। तीसरा यहाँ से नियामक टी कोशिकाएं स्वप्रतिरक्षी रोगों से बचने में मदद करती हैं, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें एकदम सही। यहाँ से आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3 सभी बातें से करेक्ट है, डी। क्वेश्चन नंबर 16, प्रीबायोटिक्स के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, ये ऐसे खाद्य घटक होते हैं जो आंत में लाभकारी बैक्टीरिया की वृद्धि को प्रोत्साहन करते हैं। 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, सही बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रीबायोटिक्स यहाँ पर कुछ खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें मानव शरीर में पूरी तरह से पचा नहीं पाता है। और प्रीबायोटिक्स उदाहरण जैसे कि यहाँ पर कुछ स्टार्च, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड, राइट, और इनुलिन और पैक्टिन शामिल हैं। इंसुलिन इनुलिन, ठीक है, ये शामिल है। और ये समानता उच्च फाइबर खाद्य जो पदार्थ होते हैं उसकी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पहला करेक्ट है। सेकेंड, ये मानव शरीर द्वारा पचाए नहीं जा सकते, मैंने आपको बताया। दोनों बातें करेक्ट हैं, आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित खगोलीय पिंडों को उनकी विशिष्ट लक्षण के साथ मिलान करना है। सोचिए यहाँ पर खगोलीय पिंड और यहाँ से इनकी विशेषता बता रहा है 17 में। पहली बात है, पहला हुआ है कि यहाँ पर लाल वामन रेड डॉर्फ जो होगा ये क्या होगा, यहाँ पर पहुँचेगा अत्यंत लंबी जीवन अवधि वाले सबसे मुख्य छोटे अनुक्रम तारे, है ना, क्या होगा, A2। दूसरा भूरा वामन भूरा डॉर्फ जो होगा ब्राउन डॉर्फ, ये क्या होगा, ये ग्रहों और तारों के बीच ऐसी वस्तु को जो स्थिर हाइड्रोजन संलयन को बनाए नहीं रख सकती है, ठीक है, ये दोनों हो गए। श्वेत तारा या श्वेत वामन जो डॉर्फ है ये कम या मध्यम द्रव्यमान वाले तारे को नभ के ईंधन में समाप्त होने के निर्मित होते शुरू होते हैं। ये बात तीसरे का सी हो जाएगा। आगे चौथा दे रखा है, चौथा नहीं दे रखा है, तो आंसर क्या होगा, A2 B1 C3, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 नंबर, समृद्ध जीवन हेतु उन्नत परमाणु ऊर्जा के संबंध में विचार करना है। यह भारत के वर्तमान दबित भारी जल रिएक्टर में ईंधन के रूप में थोरियम के उपयोग का प्रयास करता है। 18 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 18वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला है ईंधन में यूरेनियम की अनुपस्थिति के कारण ये कम परमाणु अपशिष्ट उत्पन्न करता है। सेकेंड बात गलत होगा, क्योंकि यद्यपि यहाँ पर थोरियम आधारित यहाँ पर ईंधन होता है ANEL, मतलब एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी जो इनरिच्ड लाइफ होती है, ये थोरियम आधारित ईंधन होता है और ये यूरेनियम रहित नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है। और थोरियम उर्वर होता है और परमाणु विक्रिया को शुरू करने इसके बनाए रखने के लेकर यहाँ पर विखंडनीय जो पदार्थ होते हैं उसकी आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है, तो यहाँ से बात गलत होगी। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, यहाँ से एक बात इसकी करेक्ट होगी। एनएल के लिए आप देख रहे हो क्या होते हैं, AN जो EE, इसका मैंने बताया ना फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी इनरिच्ड लाइफ, ठीक है। इसके लाभ क्या, जैसे घरेलू स्तर पर इसमें उपलब्ध थोरियम का उपयोग करके भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, और बेहतर सुरक्षा और परमाणु प्रसार के प्रतिरोध को लेकर के क्षमता इसमें बढ़ाएगा, राइट, और इसमें अधिक ऊर्जा उत्पादन करके यहाँ पर वर्तमान रिएक्टर के परिचालन की लागत को भी बचाएगा। तो ये सब इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, एनील क्या है ना, UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है, फुल फॉर्म दे देगा पहले स्टेटमेंट में, ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट बोल देगा कहाँ पे यूज करते हैं, ऐसा करके बता देगा, तो इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या होगा, यहाँ से एक करेक्ट है। क्वेश्चन 19 नंबर, जेम्स वेब अंतरिक्ष के बारे में विचार करना है। दूरबीन यह मुख्य रूप से विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में ब्रह्मांड का अवलोकन करती है। 19 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि यह हब्बल टेलीस्कोप के विपरीत जो मुख्य रूप से दृश्य प्रकाश दिखता है और इसको विशेष रूप से अवरक्त विकिरण का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया। ये इससे ब्रह्मांडी धूल के यहाँ पर बने बादल के बीच झांक सकने और यहाँ पर जो ब्रह्मांड के पहले जो तारे थे उसके आकाशगंगा को देखने में सक्षम बनाता है। सेकेंड बात है,
ये पृथ्वी के चारों ओर भूस्थिर कक्षा परिक्रमा करती है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि ये पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, इसके बजाय ये ड्यूटी लैंग्वेज बिंदु होता है जो उस पर स्थित है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित होगा। ठीक है, अंतरिक्ष में स्थित बिंदु है। तीसरा, इसका विकास नासा यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कनाडा स्पेस एजेंसी द्वारा किया गया है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसका निर्माण और संचालन नासा द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में साझेदारी में किया गया है। 1 और 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? बी। 2 बातें सही है। क्वेश्चन 20 है, प्रोजेक्ट सनकैचर के संबंध में विचार करना है। क्या है, देखते हैं इसको। जो प्रोजेक्ट सनकैचर है, देखो यहाँ पर गूगल ने हाल ही में एक शोध प्रोजेक्ट की यहाँ पर घोषणा की है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा से चलने वाले जो उपग्रह हैं उसके माध्यम से अंतरिक्ष में AI चिप्स को भेजना। और प्रोजेक्ट सनकैचर ये विचार ऐसे समय में सामने आया था जब विश्व में AI डेटा केंद्रों में निर्माण से जल और विद्युत पड़ते जो पर्यावरण प्रभाव थे उसमें जूझ रही थी। और गूगल ने अपने विजन का वर्णन करते हुए बताया कि इसमें सौर ऊर्जा से चलने वाले उपग्रह को परिक्रमा करने वाले सेंसर प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है उसमें स्केलेबल डेटा सेंटर शामिल करेगा। तो आंसर यहाँ से ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 देखते हैं। कथन 1 के कारण कथन 1 कथन 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसमें बोला डिजिटल सुरक्षा को लेकर के पहला आधुनिक डिजिटल सुरक्षा, हैक प्रूफ एन्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर, कोड लेखन जो अल्पकन बोलते हैं हिंदी मत पढ़ना वरना ये क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, छोड़ के आ जाओ। देखो इस ऐसे अगर वर्ड मिलते हैं ना हिंदी में तो इसके वर्ड जरूर जाके इंग्लिश में देखना। यहाँ पे इंग्लिश दे दिया, हो सकता है यूपीएससी ना दे, है ना, तो याद रखना है। तो आधुनिक डिजिटल सुरक्षा एन्क्रिप्शन आर्किटेक्चर विकसित करने के लिए वास्तविक यादृच्छिक जो संख्या होती है उसका उपयोग को अग्रसर हो रही है। पहला क्या होगा? देखो 21 का जो पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि वास्तविक यादृच्छिका जो होती है ना, ट्रू रैंडम जो नंबर होते हैं, ये हैक प्रूफ डिजिटल सुरक्षा की नींव है और मौजूदा प्रणालियों के विपरीत वास्तविक यादृच्छिकता पर आधारित प्रणाली को भेजना असंभव होता है, क्योंकि इसमें अनुमान लगाने का कोई अंतर्निहित पैटर्न नहीं होता है। पहली बात एकदम करेक्ट है। सेकेंड बात है 21 का सेकेंड बोला है, क्वांटम कंप्यूटर जो होता है ये कंप्यूटर एल्गोरिदम का उपयोग करके उत्पन्न छद्म यादृच्छिक संख्याओं का कुशलतापूर्वक कूटानुवाद कर सकता है। सेकेंड बात करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट हैं, है ना। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से दोनों करेक्ट हैं तो ए करेक्ट हो जाएगा ना, सही व्याख्या भी कर रहा है इसकी, राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्राचीन भारत में संबंध में निघंट नाथपुत शब्द किसे संदर्भित करता है? ठीक है, आंसर हो जाएगा 22वें का, ये संदर्भित करता है जैन तीर्थंकर महावीर। इसका सही आंसर होगा 22वें का, क्योंकि निघंट नाथपुत पाली कैनन बौद्ध परंपरा के शास्त्रों का मानक संग्रह है। इसमें जैन धर्म के 24वें जो तीर्थंकर वर्धमान महावीर को संदर्भित करने के लिए ये प्रयुक्त होता था। ठीक है, निघंट इसका अर्थ होता है कि जो बंधनों या बेड़ियों से मुक्त हो, और उस समय जैन समुदाय के लिए यही समान सब प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूफीवाद के संबंध में विचार करना है। सूफी व्यक्तित्व और उल्लेखनीय कारण के कौन से थे और समकालीन इसके शासक कौन कौन से हैं? पहली बात है अमीर खुसरो बोले कि खजाइन उल फतूह और इल्तुतमिश, है ना। तो यहाँ पर ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि अमीर खुसरो ने तूती ए हिंद के नाम से जाना था। खजाइन ए फतूह लिखा था जिसमें उसमें सरच्छा अलाउद्दीन खिलजी के विजय का वर्णन था, तो गलत हो जाएगी बात। सेकेंड, बंदा नवाज गीसुदराज, ये क्या था? इसने उल्लेखनीय कार्य किया था नौसिपिहर और शाहजहां के समकालीन। सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि बंदा नवाज गीसुदराज गुलबर्गा के एक प्रमुख चिश्ती संत था। ठीक है, वहीं नूर सिपी नामक पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा फारसी में रखी गई थी, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है शेख अहमद सरहिंदी आइनेकबरी अकबर। तीसरी बात भी गलत है, शेख अहमद सरहिंदी का संबंध मुक्तबत ए इमाम रब्बानी के नामक पत्रों से संग्रहित है। इनकी विचारधारा तुलना उनके समकालीन अकबर के उदारवादी से की जाती थी। तो ये बात गलत हो जाएगी, तीनों बातें गलत हैं। आंसर पूछे कि कितनी जानकारी सही है, कोई सही नहीं है। 23 का डी। 24 नंबर है, 24 नंबर 1859-60 के नील विद्रोह के बारे में विचार करना है। यह नील की खेती के प्रतिबंध पर विरोध शुरू हुआ था। 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि रैयत प्रणाली के अंतर्गत बागान मालिकों रैयत को एक अनुबंध सत्ता हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते थे, और अनुबंध के अनुसार रैयतों को अपनी जोत के कम से कम 25% क्षेत्र नील की खेती करनी होती है, और बागान मालिकों के बीच जुताई मशीन उपलब्ध कराते थे, जबकि किसान मिट्टी तैयार करने के बीज बोते थे और फसल देखभाल करते थे। पहला यहाँ से गलत होगा। सेकेंड,
बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग विद्रोह को समर्थन नहीं दिया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड गलत है, क्योंकि नील विद्रोह की एक प्रमुख विशेषता थी कि बंगाल में बुद्धिजीवियों की भूमिका थी। उन्होंने यहाँ पर विद्रोहियों के किसानों को समर्थन में एक सशक्त अभियान चलाया था। उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से अभियान चलाया और जनसभाएं आयोजित की थी और किसानों को शिकायत पर ज्ञापन तैयार किए थे और कानूनी संघर्ष का समर्थन किया था। सेकेंड भी गलत है। तीसरा है, दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में नील कृषकों की दुर्दशा का चित्रण किया है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? केवल 3 सही है, तो एक बात सही है। केवल 3 का मतलब एक क्यों? क्योंकि 3 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 1905 में स्थापित पेरिस इंडियन सोसाइटी के संबंध में विचार करना है। कौन सा सही होगा? इसकी स्थापना श्रीमती भीकाजी कामा ने की थी। 25 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये इंडिया हाउस की ही एक शाखा थी जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। सेकेंड बात भी सही है। इसने राष्ट्रवादी समाचार पत्र वंदे मातरम प्रकाशित किया था। तीसरी बात भी करेक्ट है। सोसाइटी ने वंदे मातरम जैसे राष्ट्रवादी समाचार पत्र प्रकाशित किए थे और बर्लिन में से यहाँ पर वरीनाथ चट्टोपाध्याय के समाचार पत्र तलवार को प्रकाशन को वित्त पोषित किया गया था। तीनों बातें करेक्ट है। 25 का आंसर डी। 26 नंबर है, मध्यकाल के दौरान भारत में आने वाले निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के विचार करना है। पहला बोला कि अब्दुल रज्जाक करेक्ट है, सही। इसने यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था, करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात, दुआर्ते बरबोसा ने भी किया था 16वीं शताब्दी में, ठीक है, और एक पुर्तगाली यात्री था। तीसरा, फ्रांसवा बर्नियर, यहाँ से गलत होगा क्योंकि फ्रांसवा बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक यात्री था जिसने मुगल युग के दौरान 17वीं शताब्दी में दौरा किया था, तो ये गलत हो जाएगा। डोमिंगो पेस, ये करेक्ट है। डोमिंगो पेस ने एक पुर्तगाली यात्री जिसने विजयनगर की तुलना रोम से की है, ठीक है, सही बात है। अलबरूनी पांचवा, अलबरूनी गलत क्योंकि अलबरूनी एक विद्वान था जो 11वीं शताब्दी में प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, गलत हो गया। अफानासी निकीतिन, है ना, ये क्या करेक्ट है क्योंकि ये 15वीं शताब्दी में शहर का दौरा करने वाला एक रूस का व्यापारी था, करेक्ट हो गया, ठीक है। आंसर क्या होगा? 4 6 2 1 2 1 2 4 6 बी करेक्ट होगा। 27 नंबर है, नमक सत्याग्रह और सविनय विज्ञान आंदोलन है उसके बारे में विचार करना है। 1931 में गांधी-विन समझौते ने तटीय गांवों के लोगों के व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नमक बनाने का अधिकार प्रदान किया था। 27वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। पहला क्या है? पहली बात गलत है, ठीक है। सेकेंड बात है, सिराज गोपालाचारी ने मालाबार क्षेत्रों में कालीकट से पय्यानूर तक नमक मार्च का नेतृत्व किया था। सेकेंड बात भी गलत क्योंकि यहाँ पर सिराज गोपालाचारी ने त्रिचिनोपोली से तंजौर के तट पर स्थित वेदारण्यम नमक यात्रा का नेतृत्व किया था, ये बात भी गलत हो जाएगी। तीसरा, सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीय यहाँ पर जो राष्ट्रीय कांग्रेस थे उसको वैध घोषित कर दिया था। सेकेंड बात। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर जाएगा आपका यहाँ से केवल 3 करेक्ट है, तो बी। क्वेश्चन 28 है, 28 नंबर क्वेश्चन। नंबर 1, काकतीय वंश के बारे में विचार करना है। इस राजवंश ने 12वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी से और 14वीं शताब्दी के बीच वर्तमान तेलंगाना के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। पहला क्या होगा? 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, यात्री मार्को पोलो ने रुद्रमा देवी शासनकाल का विवरण दिया है। सेकंड बात, यह भी करेक्ट है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित रामप्पा मंदिर परिसर का निर्माण काकतीय काल में हुआ था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है। आंसर डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है 28 का। 29 नंबर है, कथन 1 कथन 2। हरित पटाखों के बारे में विचार करना है ना। इन्हें कड़की पदार्थ पीएम और हानिकारक गैसीय उत्सर्जन की कमी लाने के लिए तैयार किया गया है। पहली बात तो पता होगी सबको, है ना, एकदम करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये समानता बेरियम नाइट्रेट, ठीक है, और इनको पोटेशियम नाइट्रेट में या स्ट्रोंशियम लवण को प्रतिस्थापित करता है। एकदम सही बात है, दोनों बातें सही है, लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा था इनकी उत्सर्जन की, यहाँ पर बात कर रहा है क्या इसको प्रतिस्थापन करेंगे, ठीक है, करेक्ट है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे तो आंसर क्या होगा? अच्छा, तीसरा भी है। तीसरा से बोला इसके विस्फोट के परिणाम स्वरूप 100 नैनोमीटर में से अधिक छोटे सूक्ष्म कणों को सर्जन होता है। तीसरी बात भी सही है, तीनों बातें सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी आंसर करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में खबरों मेरा शब्द गद्दी, है ना, राजपालयम, गद्दी राजपालयम जो है ये, और मुंढोल हाउंड निम्नलिखित को किससे संदर्भित करते हैं? ये
करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये संदर्भित करते हैं भारत की स्वदेशी सब जो स्वान की नस्ल थी जिन्हें पशु अनुवांशिक संसाधन के रूप में मान्यता दी गई थी। 30 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनकी संरक्षण स्थिति में गद्दी स्वान को विलुप्त होने के कगार पर माना जाता है और जीन पोल को कमजोर होने की खानाबदोश जीवन शैली में गिरावट के कारण इसी आबादी 1000 से कम होने का अनुमान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 31। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी TFFF के संबंध में विचार करना। ये स्थायी उष्णकटिबंधीय वनों को बनाए रखने वाले देशों को वार्षिक भुगतान करके उनके संरक्षण को प्रोत्साहन करता है। 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये सार्वजनिक और निजी पूंजी को संगठित करता है तथा निवेश से प्राप्त प्रतिफल का उपयोग संरक्षण हेतु प्रोत्साहन देने में करेगा। सेकेंड बात भी सही है। इसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु का परिवर्तन रूपरेखा अभी समय कि COP30 में लॉन्च किया गया था। तीसरी बात करेक्ट होगी, तीनों बातें यहाँ से सही है, आंसर डी। 32 नंबर है, 32 नंबर क्वेश्चन है, प्राइमेट्स के संबंध में विचार करना है। बंदर प्राइमेट्स होते हैं लेकिन कभी प्राइमेट्स नहीं होते हैं। 32 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से गलत है, क्योंकि प्राइमेट्स स्तनधारियों का एक गण है जिसमें लेमुर, टर्सियर और सिमियन बंदर और लंगूर शामिल होते हैं। पहला यहाँ से क्या होगा, गलत होगा। सेकेंड, बोनोबो और गिब्बन बंदरों की श्रेणी में रखा गया है इनको। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर गिब्बन, चिंपैंजी, बोनोबोस को यहाँ पर ओरंगुटान और गोरिल्ला कुछ यहाँ पर बंदर की प्रजातियाँ हैं। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, जैविक रूप से मनुष्यों को कपी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर सिर्फ एक बात करेक्ट है, कौन सी, तीसरे नंबर की। 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 है, वर्तुलता के लिए नगरों का गठबंधन है, उसके संबंध में विचार करना है। सिटीज यहाँ पर कोलिएशन जो सर्कुलेटरी है उसके बारे में। ये सदस्य नगरों के बीच जो वर्तुल अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों को लागू करने के लिए पहला विधिक रूप से बाध्यकारी तंत्र होगा। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से 33 का क्या होगा, पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर C3 एक बहुराष्ट्रीय गठबंधन है जिसका उद्देश्य शहरों के बीच सहयोग, ज्ञान साझाकरण और निजी क्षेत्र की साझेदारी को बढ़ावा देना और इसे गैर बाध्यकारी स्वैच्छिक गठबंधन शहरों के बीच सहयोग के लिए बनाया गया था। पहला सही है, सेकंड गलत है। सेकंड बात है, इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ साझेदारी में लॉन्च किया था। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसे गठबंधन हाल ही में भारत द्वारा जयपुर में आयोजित एशिया के प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R वर्तुल जो अर्थव्यवस्था थी उसके फोरम के दौरान शुभारंभ किया गया था। दोनों बातें गलत हैं, आंसर डी। 34 है, भारत में नदी डॉल्फिन के संबंध में विचार करना है। गंगा डॉल्फिन और सिंधु डॉल्फिन को अलग अलग प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया है। 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। भारत की नदी डॉल्फिनों को हाल ही व्यापक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में गंगा डॉल्फिनों की सबसे बड़ी आबादी पाई गई है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि गंगा डॉल्फिन की सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में पाई गई है। फिर भी ये बिहार उच्च डॉल्फिन घनत्व का एक हॉट स्पॉट है और इसी प्रचुरता के कारण नदियों की अधिक गहराई और घाघरा, गंडक, कोसी, सोन जैसी नदियाँ के संगम जो अनुकूल प्रवास की परिस्थिति को प्रदान करती हैं। सेकेंड गलत है। तीसरा, सिंधु नदी की डॉल्फिन प्रकारात्मक रूप से दृष्टिबाधित होती हैं और नौवहन के लिए मुख्यतः इकोलोकेशन पर निर्भर करती हैं। तीसरी बात करेक्ट है, 1 और 3 करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से बी। क्वेश्चन 35 है, प्लास्टिसाइजर के संबंध में विचार करना है। ये क्या होते हैं, कौन से बारे में इसकी बात बता रहा है, सही होगी प्लास्टिसाइजर के बारे में। देखो, प्लास्टिसाइजर रासायनिक योजक होते हैं जिन्हें पॉलीमर बहुलक मिलाकर उन्हें नरम अधिक लचीला संभालना आसान बनाना संभालने में, और ये पॉलीमर की लंबी श्रृंखलाओं के बीच समाकर उन्हें थोड़ा अलग करने को लेकर आंतरिक घर्षण कम करते हैं, जिससे श्रृंखलाएं एक दूसरे के ऊपर आसानी से सरक सकती हैं। तो क्या होगा, डी यहाँ से इसका आंसर होगा। 36 नंबर है, गाजा पट्टी के संबंध में विचार करना है। ये भूमध्य सागर के किनारे सिनाई प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि गाजा पट्टी भूमध्य सागर के किनारे स्थित एक क्षेत्र है जो सिनाई प्रायद्वीप के ठीक उत्तर पूर्व में अपेक्षाकृत समतल तटीय मैदान पर स्थित होगा। गाजा पट्टी की सीमाएं इजराइल और मिस्र से लगती हैं। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ये ब्रिटिश प्रशासन के अधीन राष्ट्र संघ के फिलिस्तीन जनादेश का हिस्सा बन गया है। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर 2 और 3 करेक्ट है ना, 2 3 करेक्ट है। 36 का बी। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प खबरों में होगा, है ना, कौन सा विकल्प प्राय खबरों में प्राय दिखाई देने वाला लंदन कंसेंसस
का उद्देश्य क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि लंदन कंसेंसस का उद्देश्य क्या है, या लंदन कंसेंसस क्या है, ये किसके बारे में बताता है बात। ठीक है, तो देखो लंदन जो सहमति है, ये लंदन कंसेंसस है जो, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रियों द्वारा इस सहमति को 21वीं सदी के लिए एक नई आर्थिक सहमति के रूप में तैयार किया है, और एक ही समाधान करके सबके लिए यहाँ पर नीतियों हटकर 5 मुख्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है। कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, समृद्धि को महत्व देना, समोत्थानिक यहाँ पर बढ़ाना, ठीक है, और राजनीति को प्राथमिकता देना, राज्य की क्षमता पर निवेश करना। ये आंसर क्या होगा, बी 37 का सही आंसर होगा। 37 का बी, हाँ ठीक है। 37 हो गया 38 बोला भारत में सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, सरक्रीक भारत के कच्छ क्षेत्र को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करती है। 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। कोरी क्रीक भारतीय सीमा में अवस्थित है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कोरी क्रीक जो है ये सीमा के भारतीय हिस्से में, जबकि काझर क्रीक सीमा के पाकिस्तान हिस्से में है। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा, 1 और 2 38 का क्या होगा, दोनों करेक्ट है। तो पूछा गलत कौन सा, तो कोई गलत नहीं है। आगे आते हैं 39 39 नंबर। निम्नलिखित देशों पर विचार करना है, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, ब्रुनेई, तिमोर लेस्टे। इनमें से उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करने पर सही यहाँ पर क्रम कौन सा आएगा। उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करेंगे तो 39वें का आंसर हो जाएगा यहाँ से ये 2 1 4 3 5, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, मैप में देखेंगे तो दिखेगा। क्वेश्चन 40 अर्थशास्त्र के संबंध में रचनात्मक विकास जो विनाश है उसका शब्द क्या अर्थ है इसका। रचनात्मक विनाश का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, ये बताओ इन चारों में, ऐसा पूछा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का। देखो ये जो आंसर हो जाएगा इसका, ये एक विघटनकारी प्रक्रिया जहां सफल नवप्रवर्तक पुराने उत्पादों को प्रौद्योगिकियों और अप्रचलित जो बना देते हैं, इससे निरंतरता में बदलाव होता रहता है। बी क्या होगा इसका, 40 का आंसर होगा। ठीक है, 41 है 41 नंबर। निम्नलिखित द्वीपों पर उनके आसपास के जो जल निकाय उस पर मिलान करना है। द्वीप और वहाँ पर जल निकाय कौन कौन से, पहला हो जाएगा स्कारबोरो सोल एक विवादित यहाँ पर वलय एटोल है और रणनीतिक दक्षिण चीन सागर में स्थित तनाव के लिए ये हो जाएगा। डिएगो गार्सिया काफ़ी न्यूज़ में भी है। ये चगोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हिंद महासागर। ठीक है, और साइप्रस आपका हो जाएगा पूर्वी भूमध्य में स्थित एक द्वीप देश है। करेक्ट आंसर 41 का सी करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर 42 भारत के भूकंपी अनुक्षेत्र वर्गीकरण मानचित्र के संबंध में विचार करना है। कथन है, कथन 2 भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिकांशतः भूकंपी जोन 5 के अंतर्गत आता है। 42 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड, प्लेटों की परस्पर क्रिया के कारण ये क्षेत्र विवर्तनिक रूप से सक्रिय होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें एकदम सही है। आंसर ये करेक्ट है। 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं हम लोग। 43 नंबर बोला है कि यहाँ पर निम्नलिखित पर्वतों पर विचार करना है। यूराल पर्वत, सियरा नेवादा, कोटापेक्सी, ब्लैक पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट। इनमें से कौन सा पर्वत भ्रंशोत्स पर्वत का प्रतिनिधित्व करते हैं। भ्रंशोत्स पर्वत का प्रतिनिधित्व करते हैं इनमें से कौन। आंसर हो जाएगा 43 का पहला तो यहाँ से यूराल तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर यूराल पर्वत मुख्य रूप से प्राचीन वलित पर्वत जो चट्टानों की परतों का वजन के कारण बनने वाले संपीड़ित बलों के कारण बनता है, न कि ब्लॉक या भरसोन पर्वत। ये गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है सियरा नेवादा करेक्ट है। उत्तरी अमेरिका में सियरा नेवादा एक ब्लॉक या भरसोन पर्वत है। ठीक है, सही है। कोटापेक्सी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कोटापेक्सी जो ज्वालामुखी पर्वत है जो लावा और ज्वालामुखी के संचालन से बना है, न कि ब्लॉक पर्वत से। गलत होगा। ब्लैक फॉरेस्ट ये करेक्ट है, जर्मनी में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट उत्कृष्ट ब्लॉक भ्रंशोत्स या ब्लैक पर्वत होगा जो राइन फ्रांस घाटी से जुड़े उसके कारण बनता है। चौथा और दूसरा करेक्ट है, 2 और 4 करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है महासागरीय धाराओं के संबंध में विचार करना है। महासागरीय धाराएं कोरियलिस बल के से प्रभावित होती हैं। 44 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। महासागरीय धाराएं का वेग समांतर गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहता है। गलत है, क्योंकि महासागरीय धाराओं का वेग समांतर गहराई के साथ साथ घटता है और सतही धाराएं हवा के प्रभाव के कारण अधिक प्रबल होती हैं, जबकि गहरी महासागरीय धाराएं धीमी गति से चलती हैं और मुख्य रूप से घनत्व के अंतर में थर्मोहेलेन परिसंचरण द्वारा संचालित भी होती हैं। तीसरा, महासागरीय धाराएं वायुमंडल परिसंचरण में समान निम्न अक्षांशों में उच्च अक्षांशों तक उसमें ऊर्जा का पुनर्वितरण करती हैं। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 ए नंबर। 45 नंबर है
स्थानीय पवनों के संबंध में विचार करना है। चिनूक एक गर्म और शुष्क पवन है जो रॉकी पर्वतमाला की पूर्वी ढलानों का प्रभावित होती है और शीतकालीन के दौरान हिम को पिघलने में मदद करती है। 45वें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड बात है, हरमट्टन एक गर्म और शुष्क पवन है जो उत्तर पूर्व सहारा मरुस्थल को पार करते हुए पश्चिम अफ्रीका की ओर प्रवाहित होती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि हरमट्टन एक गर्म और शुष्क व्यापारिक पवन है, ठीक है, जो उत्तर पूर्व से होकर पूर्वी सहारा रेगिस्तान को पार करते हुए पश्चिम अफ्रीका की ओर बैठती है, ठीक है। ये धूल उड़ाती है और आर्द्रता की आर्द्रता तो काफ़ी कम कर देती है, आर्द्रता काफ़ी कम करती है। सही है। तीसरा, सिरोको भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाली एक ठंडी आर्द्र पवन है जो उत्तरी अफ्रीका में भारी वर्षा करती है। तीसरी बात गलत है क्योंकि सिरोको सहारा रेगिस्तान में उत्पन्न होने वाली एक गर्म शुष्क पवन है जो भूमध्य रेखा सागर को पार करेगी, ठीक है, और ये नमी ग्रहण कर लेती है और दक्षिण पूर्व में वर्षा ला सकती है। ये ठंडी पवन नहीं है और ना ही ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है। 1 2 करेक्ट है। 46 है, दक्कन पठार के संबंध में विचार करना है। दक्कन पठार की काली मृदा का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों के अक्षय से हुआ है। 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि दक्कन पठार की काली मृदा का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय से हुआ, ना कि ग्रेनाइट चट्टानों से। सेकेंड, पश्चिमी घाट की लेटराइट मृदा मसालों, चाय और कॉफ़ी के लिए कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त होंगी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा है, इसमें बोला कि जो प्रायद्वीपीय पठार है इसमें लाल मृदा ह्यूमस की मात्रा अधिक होने के कारण ये मुख्य रूप से गेहूं की कृषि के लिए उपयुक्त होगा। तीसरी बात गलत है कि लाल मृदा समानता ह्यूमस और नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और यहाँ पर ह्यूमस की अधिक मात्रा के कारण गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होगी। बात गलत हो जाएगी। पहला तीसरा गलत है, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का। 47 आते हैं। 47 नंबर है, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के संबंध में विचार करना है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच स्थित एक फ्रांस घाटी से प्रवाहित होती है। 47 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, तापी की उत्पत्ति अमरकंटक पठार से हुई है। सेकंड गलत है क्योंकि तापी नदी के अमरकंटक पठार से नहीं निकलती, ये मध्य प्रदेश के मुल्ताई के पास सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलेगी। पहला सही, दूसरा गलत। तीसरा, नर्मदा और तापी नदियाँ डेल्टा के बजाय जोड़नों का निर्माण करती हैं, ये करेक्ट है। चौथा, लूनी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करके एक डेल्टा का निर्माण करेगी। चौथी बात गलत क्योंकि लूनी नदी अरब सागर में गिरकर डेल्टा नहीं बनाती हुई ये राजस्थान से होकर बहती है और कच्छ किरण के लिदलदरी इलाकों में समाप्त हो जाती है और जहाँ ये विलीन हो जाती है और डेल्टा नहीं बनाती है। चौथा और दूसरा गलत है, 2 और 4 गलत है। सही पूछा क्या है? 1 और 3 हो जाएगा सही, डी। क्वेश्चन 48 है, विंजिजम पोतांतरण पत्तन के संबंध में विचार करना है। इसे केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः सरकारी वित्त पोषित पत्तन परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि विंजिजम पोतांतरण पत्तन जो है इसको सार्वजनिक निजी जो भागीदारी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर विकसित किया गया, ना कि पूरी तरह से सार्वजनिक वित्त पोषित और केंद्रीय सरकार की परियोजना के रूप में। गलत हो जाएगा। सेकेंड, ये पत्तन भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के समीप अवस्थित होगा। सेकेंड गलत है क्योंकि यह पत्तन भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर केरल के अरब सागर के किनारे स्थित, ना कि बंगाल की खाड़ी। ये भारत का पहला गहरे पानी वाला कंटेनर पोतांतरण पत्तन होगा, ये करेक्ट है। केवल 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में बाजरा उत्पादन के संबंध में विचार करना है। मोटे अनाज लघु अवधि की वर्षा आश्रित फसल होता है। पहली बात क्या होगी? 49 का करेक्ट है। सभी राज्यों में राजस्थान के पास मोटे अनाज की खेती के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र होगा, ये भी करेक्ट है। तीसरा यहाँ से ये बोला है कि बाजरा जो है ये भारत में कुल मोटे अनाज का उत्पादन का आधे से अधिक भागीदारी निभाता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट है क्योंकि सभी मोटा अनाज की किस्म बाजरा जो है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा होगा और भारत में कुल मोटा अनाज का उत्पादन में इसका 50% से अधिक हिस्सा है, ठीक है। भारत में उगाए जाने वाले बाजरे 2 श्रेणियों में आते हैं, एक तो बड़े प्रमुख मोटा अनाज में और एक लघु गौण मोटे अनाज में, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर डी। क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन जहाँ तक आज हम लोग कवर करेंगे। भारत में चुनाव के संबंध में विचार करना है। भारत राज्यों में वर्तमान लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित है, मतलब उनके आधार पर जनगणना पर आधारित होंगी। पहली बात क्या है? 50 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अनुसूचित जाति के लिए वर्तमान में आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या 2001 की जनगणना पर आधारित होगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। 50 का आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर है।
तो इस टाइप से हम लोग आज 50 क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, एक बात और आपको याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी टॉपिक यहाँ पर आए हैं ना, जितने भी टॉपिक आपके आए हैं, वो टॉपिक आपको सब जाके कवर करना है। अगर आपके देखो, अगर आपके क्वेश्चन यहाँ से गलत हुए हैं, आप पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो, क्या सही क्या गलत है। अगर गलत आपको क्वेश्चन हो रहा है तो एक बार इस टॉपिक को जरूर पढ़ लो, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन सेम टॉपिक पूछ सकता है। अभी आपको जो एमसीक्यूज है ना, सिर्फ एमसीक्यूज आपको ये प्रैक्टिस वाले करने हैं, जो टेस्ट सीरीज है, जैसे कि विजन का है, दृष्टि का है ना, अभी मैंने यूकेटी का इतना निकाला था, तो ये सब जो टेस्ट सीरीज निकाले जाए उन पे आपको फोकस करना, ना कि मैराथन पर। मैराथन को भी साइड कर देना है ना, क्योंकि अब टेस्ट सीरीज है, ये एक आंकड़े के हिसाब से यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं। मैराथन में क्या जितना भी है भर दिया है, 4-5-8 घंटे का चल रहा है, उतना टाइम आपको मैराथन में नहीं देना है। क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ उठा के कम क्वेश्चन सॉल्व करो, उनके टॉपिक ज़्यादा सॉल्व करो। यहाँ से 50 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, ठीक है, 50 क्वेश्चन में कम से कम नहीं तो 35 से 40 टॉपिक आपके बनेंगे। ये सब टॉपिक आपको देखो कि आ रहे हैं कि नहीं, वो अगर अच्छे कर लोगे तो उस 35 से 40 टॉपिक से मिला के कम से कम आप 100 क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी करनी है, ना कि 500 क्वेश्चन। 500 क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी एक भी क्वेश्चन ना पूछे। ठीक है, तो इस वजह से टॉपिक को आप ज़्यादा फोकस करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम पे क्वेश्चन ज़्यादा फोकस मत करो, इस वजह से मैं 50-50 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, है ना, 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ कि 50 करा रहा हूँ, ऐसे शॉर्ट करके करा रहा हूँ क्वेश्चन में। पूरे एक साथ मैं आपको टाइम इतना नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे दक्कन का पठार है, राइट, और यहाँ पे जैसे कि ये सब पर्वतों के बारे में दे दिया है, तो एक बार इनको देख सकते हो। तो ये सब आपको कवर करना, बाकी कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो, इनके टॉपिक निकालना बहुत जरूरी है ना। एंड करते हैं से इसको, कुछ डाउट रहेगा पूछोगे कमेंट करके, और हो सकता है तो विजन का आज मैं टेस्ट नंबर 32 भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।